बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन ने एक नई बड़ी इमदाद का ऐलान किया है। वो ऐलान क्या है और कौन से लोग जो है ये इमदाद अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। ये काफ़ी अहम इमदाद है। इस तरह की इमदादें पहले भी दी जा चुकी हैं और इस इमदाद का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो मखसूस जो तबके को मिलेगी उसमें ये गारंटी होगी कि उनको लाजमी तौर पे दी जाएगी। इसके बाद स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है, इस पे बात करेंगे। और नेशनलिटी के 15 साल जो हैं वो पूरे होने के बाद नेशनलिटी दी जाए, इस पे आपको मालूम है कि वॉक्स ने जो है वो पार्लियामेंट में ऑलरेडी पटिशन दायर की थी जिसमें नाकामी हुई। अब उन्होंने नया क्या ऐलान किया, इस पे बात करेंगे। यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड के दरमियान एक माहिदा मुतवक्के है, वो माहिदा क्या है और उस सूरत में इमिग्रेंट्स को भी कोई फ़ायदा होगा या कि नहीं, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो स्पेन हुकूमत का नई इमदाद के बारे में जो ऐलान है उस पर बात करते हैं। स्पेन हुकूमत ने नई इमदाद का ऐलान किया है जिसमें वो तमाम शोबे जो कि एनर्जी पे चलते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे इमदाद का ऐलान किया गया है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि स्पेन में ट्रांसपोर्टरों ने काफ़ी बड़ी हड़ताल की, तकरीबन एक हफ़्ता तक मुहित रही। आज इतलात हैं कि वो ख़त्म हो जाएगी और वो ख़त्म इसी सूरत में होगी जब हुकूमत ने ये अनाउंसमेंट की है। इसमें वो तमाम सेक्टर्स जो कि पेट्रोल पे, डीज़ल पे या इस तरह की और एनर्जी पे, गैस पे चलते थे, जिसमें ट्रांसपोर्ट ख़ास तौर पे है, जिसमें टैक्सी सेक्टर भी इन्वॉल्व है, वीटीसी सेक्टर भी इन्वॉल्व है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी इन्वॉल्व है। हर वो सेक्टर जिसमें एनर्जी जो थी वो इन्वॉल्व होती थी। आपको मालूम है कि ये प्राइसेस जो इनकी सर्विसेज प्राइसेस हैं वही रहीं, लेकिन इनकी जो एक्सपेंसेस थे पेट्रोल की मद में, डीज़ल की मद में, गैस की मद में, वो बढ़ गए, जिसकी वजह से अब इनको रिलीफ़ देने का ऐलान किया गया है और हुकूमत की तरफ से इनके लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है और आन करीब इनसे डॉक्यूमेंटेशन लेनी शुरू कर दी जाएगी और इनको रिलीफ़ मिलेगा, इनको इमदाद मिलेगी। तो ये ज़ाहिर की जा रही है कि ये जो इमदाद है ये हज़ारों में मिलेगी, यानी कि हज़ारों यूरो पर ऑटोनोमो या इम्प्रेसा, अगर इम्प्रेसा बड़ा है और उस पर बड़ी लेवल पे ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ काम करती हैं, ये लोग काम करते हैं, उस हिसाब से इसको इमदाद मिलेगी। ये सेम लाइक उसी तरह की इमदाद होगी जिस तरह की कोरोना सीज़न में मुख्तलिफ़ ऑटोनोमोस को और इम्प्रेसस को मिलती रही है, सेम उसी तरह की ये इमदाद होगी। इस इमदाद में एक और अहम बात ये है कि जब आप ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देते हैं तो ये इमदाद लाजमी तौर पे आपको मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि रीज़न पेश करने के बाद जो है वो आपकी जो इमदाद है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस वजह से इसको लाजमी तौर पे अप्लाई करें। इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, अभी कल ही इसकी अनाउंसमेंट हुई है और आने करीब इंशाल्लाह ताला इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो भी आ जाएगी। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप इसको क्लिक करके इस अनाउंसमेंट को ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। उसके बाद स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी ख़बर है। वो ख़बर ये है कि आपको मालूम है कि काफ़ी अरसा हो चुका है, तकरीबन ये जो कोरोना के 1.5-2 साल गुजरे हैं, इसमें भी इमिग्रेंट्स को ख़ास तौर पे सबसे बड़ी दुश्वारी यही रही कि अगर कोई टेम्परल था, उसने अपने पेपर रिन्यू करवाने थे तो अक्सर खैरिया साल 1.5 साल, 8 महीने, 9 महीने नॉर्मली लगा रही थी। इसी तरह अगर आपने फैमिली के पेपर जमा करवाने हैं तो उसको भी 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक वेट करना पड़ता था स्पेन में। इसी तरह के दूसरे जो लवाजमात थे, जो दूसरी डॉक्यूमेंटेशन थी, वो भी इसी तरह सेम थी। अभी ताज़ा तरीन इतलात क्या हैं, आज से तकरीबन आपको मालूम है कि बामुश्किल 1-2 महीने पहले ही सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन अब ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी मिनिस्ट्रीज़ का काम फास्ट कर दिया है। उन्होंने एक प्लान लेके आए हैं, मज़ीद एम्प्लॉइज़ लिए हैं या कुछ और इक़दाम किए हैं। बहरहाल जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुका है। जो लोग अब फैमिली के डॉक्यूमेंट जहाँ पे जमा करवाते हैं मिनिस्ट्री में, उनके 4 से 6 से मैक्सिमम 8 महीने, 8 हफ्ते जो हैं वो लग रहे हैं, यानी कि 2 महीने में ये काम हो जाता है। जो लेग्जिलेशन के लिए भेज रहे हैं उनका काम भी पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है और जो बाकी लवाजमात है, जो दूसरे काम करवाना चाहते हैं, उनके भी काफ़ी ज़्यादा काम फास्ट हो रहे हैं। इस वजह से वो लोग जो परेशान थे, जिन्होंने अपने फैमिलीज़ के डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, जिन्होंने अरेगो सोशल जमा करवाई थी या दूसरे लवाजमात के लिए उन्होंने मिनिस्ट्री से अक्सर खैरियत से रब्ता किया था और अपनी डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाई थी,
उनके लिए अच्छी खबर यही है कि अब काम फास्ट हो चुका है और इंशाल्लाह ताला अन्क़रीब उनका काम भी हो जाएगा। यहाँ पे जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब से ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुई है, उस वक्त से पहले से ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन अपने प्रोसेस के दौरान जो है वो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका टाइम बाद में डबल लगता है। जब तक उनकी बारी आती है उस वक्त उनकी फ़ाइल में कुछ ना कुछ कमी निकलती है और वो कमी की वजह से जब दोबारा से अपनी फ़ाइल को इम्प्लीमेंट करते हैं, सबमिट करते हैं, तो वो मिनिस्ट्री जो है उसकी फ़ाइल ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट करती है। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को डबल टाइम लगता है और वो असल में मिनिस्ट्री का कसूर निकालते हैं कि वो देर बहुत लगा रही है। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा डिले हुआ, बहुत ज़्यादा काम जो है पेंडिंग पड़ा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो ख़ुद भी कसूरवार हैं कि वो अपनी फ़ाइल को कंप्लीट जो है वो चेक करने के बाद और कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के बाद सबमिट नहीं करते। जल्दबाजी में कुछ ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं जो बाद में उनको ज़्यादा देर की सूरत में उनके लिए मुश्किलात का बाइस बनते हैं। नेशनलिटी 15 साल के बाद दी जाए। आपको मालूम है कि वोक्स ने पिछले तकरीबन एक महीना पहले मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ भी शेयर की थी कि पार्लियामेंट में वोटिंग करवाई है कि जो लोग साउथ अमेरिकन या ऐसी इब्राहिम जिसको कंट्रीज़ बोलते हैं उनसे नहीं हैं, उनको जो है वो 15 साल का टाइम दिया जाए उनको नेशनलिटी मिलने का। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि 10 साल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि कुछ ममालिक ऐसे भी हैं, पुर्तगाल जैसे, स्वीडन जैसे, जर्मनी जैसे, जो कि 5 से 7 साल में आपको नेशनलिटी के राइट दे देते हैं। लेकिन स्पेन में ऑलरेडी 10 साल काफ़ी ज़्यादा समझे जाते थे, लेकिन वोक्स का ख्याल है कि ये भी कम है और इसको मज़ीद 15 साल किया जाए। पार्लियामेंट में इनकी तादाद कम थी जिसकी वजह से इनको मुंह की खानी पड़ी और ये नाकाम रहे और बुरी तरह नाकाम रहे। सिर्फ इनके अपने लोगों ने ही इसके फेवर में वोट दिया, एक वोट भी किसी और पार्टी से इनको नहीं मिला। तो अब ये नई अपडेट ये सामने आई है, जो पेपे है, जो हुकूमत की अपोजिशन जमात है, जिसको रखोई लीड करता था पहले और 2 टर्मों के लिए प्रेसिडेंट रहा है स्पेन का, उस पार्टी ने अब इल्हाक कर लिया वोक्स के साथ। अब इन्होंने पार्लियामेंट में दोबारा तो सबमिट करवाने का नहीं सोचा, लेकिन अदालत की तरफ जाने का इन्होंने कहा है कि हम जो इमिग्रेंट से रिलेटेड मामलात हैं वो कोशिश करेंगे कि अदालत में पेश करें और अदालत से कहें कि इस पर तहकीकात करने के बाद रुजू करें। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि वोक्स का सबसे बड़ा टारगेट जो है वो मोरक्को है, मराकश कंट्री है, और उनका कहना है कि इनके जितने लोग हैं वो यहाँ पे आके प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इनके लिए स्पेशल इमिग्रेशन रूल होने चाहिए, इनके लिए स्पेशल नेशनलिटी के रूल होने चाहिए, जिस पे पार्लियामेंट ये कहती है कि ये रेसिज्म पे मुब्तला लोग हैं। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि हर मुल्क के अलग-अलग रूल हों, ओवरऑल तमाम लोगों के लिए रूल्स एक ही होंगे। अब देखते हैं वोक्स पार्लियामेंट में क्या पिटीशन दायर करती है और उसके अगेंस्ट अदालत इस पर कार्रवाई करती भी है या कि इसको रिजेक्ट कर देती है। यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड के दरमियान अहम मुआहदा मुतवक्के है। असल में इंग्लैंड के और यूरोपीय यूनियन के दरमियान अभी बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो अभी तय होना बाकी हैं। अभी रिसेंटली एक नई डेवलपमेंट ये सामने आई है कि आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, असल में आयरलैंड एक जजीरा नुमा मुल्क है जो कभी इंग्लैंड का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद इन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी, जिसमें आपको मालूम है कि आयरिश रिपब्लिक आर्मी ने काफ़ी अहम किरदार अदा किया। उसके बाद इसको आज़ादी मिली, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है वो अभी भी इंग्लैंड के अंडर है, उसको बोलते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड। वो नॉर्दर्न आयरलैंड और जो मेन आयरलैंड है, जो रिपब्लिक आयरलैंड है, इसके दरमियान जो बॉर्डर है वहाँ उनकी मुआहदा होने की वजह से कोई भी किसी तरह की चेकिंग नहीं थी। इवन ब्रेक्सिट होने के बाद भी यूरोपियन जो बाशिंदे थे वो जा आ सकते थे उस नॉर्दर्न आयरलैंड में, लेकिन इंग्लैंड ने कल वोटिंग के दौरान ये अनाउंस किया है कि अब यूरोपियन बाशिंदा अगर कोई नॉर्दर्न आयरलैंड में आना चाहता है, जो यूरोपीय यूनियन का आयरलैंड है वहाँ से, तो उसको ETA पास करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन। उसके बगैर वो नहीं इंटर हो सकेगा नॉर्दर्न आयरलैंड में। तो ये एक बहुत अहम कानून एक और पास हो चुका है और उस पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आई हैं यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों के। इसी तरह से यूरोपीय यूनियन भी कुछ इसी तरह के मुआहदे
इंग्लैंड से करने जा रही है, जो कि अब यूरोपीय यूनियन कुछ फ़ीस मुकर्रर करेगी उनकी आने की। इसके साथ साथ उनको लिए भी ETA टाइप एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जो यहाँ पे आएंगे, जो इंग्लैंड जाएंगे, उनको लेना पड़ेगा। इस तरह का मुआहदा जो है वो आने करीब साइन होगा, जिसके बाद इमिग्रेंट्स के लिए जाना आना मज़ीद जो है वो ETA के बगैर मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।